अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के अहम फैसले के हवाले से तो बात करने हम जा रहे हैं। इब्तिदा में ही अपने 5 रुकनी पैनल का मैं तारुफ करा देती हूं, क्योंकि आज का ये फैसला मुल्की अदालती और सियासी निज़ाम पर गहरे असरात मुरतब करेगा। क्या ये दूरस्त होंगे या फॉर द टाइम बीइंग, ये बहुत अहम बहस है। तो आज मेरे साथ पैनल में मौजूद होंगे अनीक नाजी साहब आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक, अ शॉर्ट ब्रेक। इसके अलावा अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन करें हस्बे मामूल, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, अबूजर सलमान न्याजी और आनम बशर साहब भी मेरे शो का हिस्सा हैं। तो मामला कुछ यूँ हुआ कि आज है 8 जनवरी, तो 8 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं, 1 माह का वक्फा बस रह गया। लेकिन उससे पहले कुछ संग मील अबूर करना बहुत ज़रूरी थे। अहलियत और नाअहली का मामला हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी सुप्रीम कोर्ट के रूबरू है। ओपन फील्ड मिलती है या नो फील्ड, बल्ला फील्ड में रहता है या नहीं, 10 जनवरी को इस हवाले से भी हम फैसला होते देखेंगे। तो ये सारे संग मील अबूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला तो दे दिया। इस तहरीरी फ़ैसले में ये 6-1 की रेशो से आया फ़ैसला। तहरीरी फ़ैसले में ये कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है और इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है आपको बादी नज़र में अनीक नाजी साहब, इस फैसले क्या असरात होने जा रहे हैं हमारे सियासी और अदालती निज़ाम पर? बहुत ज़्यादा जी। उसकी वजह यह है कि अभी तक एक वो जो गैर यकीनी की फ़िज़ा जो लोग मुसलसल फैला रहे हैं इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, आप देख लीजिए कि खैर मैं तो ये 1993 से सुनता आया हूँ कि बस ये फैसला हो गया है, नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। जनरल मुशर्रफ का सारा दौर इसी का गवाह है। और उसके बाद फिर जो पिछले 2017-18 से भी हम यही सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, मुस्तकिल सुन रहे हैं कि अब मतलब ऐसे बुज़ुर्ग तज्ज़िया निगार मतलब उनके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि अब ये फ़ैसला बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया है या फ़लाँ ने कर लिया है, अब इनकी वापसी शरीफ ख़ानदान की हो नहीं सकती। और जब ये नाअहली का फ़ैसला उस वक्त की कोर्ट ने सुनाया था, तो हमने उस वक्त पहली मरतबा न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स को यानी ये खबर सुनाते हुए खुशी से उछलते हुए देखा कि उछल के वो कह रहे थे कि ताहयात नाअहल हो गया और ये नहीं आ सकता। फरते जज्बात में आवाज़ें कांपती थी। अब वो सारे के सारे, अब ये जाहिर है कि आपको, मुझे, हम सब तारीख के तालिब इल्म हैं। हमें ये देखना है कि एक तो इस तरह के दावे जो दूसरों के बारे में किए जाते हैं, वो तमाम लोग जो ये दावे करते हैं उनकी बातों को कितनी संजीदगी से लेना चाहिए, एक तो ये। और दूसरा ये कि एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन का मुसलसल एक जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जो इसका ताज़ा एपिसोड है। आपने देखा कि बेगम कुलसूम की बीमारी से ये सिलसिला शुरू हुआ कि ये ड्रामा है। और उसके बाद से ये लोग जो हैं ये तमाम ये आके अब ये कह रहे थे कि नाअहली ये ख़त्म नहीं होगी, कभी कोई फ़लसफ़ा करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, तो इससे गैर यकीनी पैदा होती है। और ख़ास तौर पे ये शिकवा जो नून लीग से, या शिकवा कहिए या तनकीद कहिए, तनकीद के बहुत से लोग जो ये कर रहे थे नून लीग पर कि वो इंतखाबी मैदान में नहीं उतर रही, अब वो भी शिकवा दूर हो जाएगा। आप देखेंगे वो तनकीद के अब वो एक बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ इंतखाबी मैदान में भी उतरेंगे, अपनी कंपेन भी चलाएंगे। और ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। देखिए बात यह है कि सादिक और अमीन ये इसीलिए जो है वो ये एडवाइजेबल नहीं होता कि आप मजहबी इस्तिलाहों को या जब सियासत में लेके आते हैं, सियासत इज़ अ पॉलिटिक्स और ख़ासतौर पे पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। तो एक डर्टी गेम में जो मज़हब के जो आप कहिए मुक़द्दस और पाकीज़ा, मज़हब के पाकीज़ा और मुक़द्दस नामों को लाना और उससे उनकी जो है मकाम, उसकी तौहीन होती है। कौन है वो, मुझे आप ये बताइए। हम यहाँ बैठे हैं, हम दूसरों से क्या पूछें? ठीक है, क्या हम अपने आप से, अपने बारे में ये दावे से कह सकते हैं कि हम सादिक और अमीन हैं? तो ये एक गलत फैसला था। ये खुद जो फैसला लिखने वाले जो जज थे, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने फैसल वावडा केस में इसको खुद ये कहा था कि ताहयात नाअहली तो बहरहाल जुल्म है। तो ये एक अच्छी बात है, तलखीस से खत्म हुई है। चलिए इसमें ना मजीद वजाहत जरा अबूजर से ले लेते हैं। अबूजर, आपके ख्याल में सिर्फ ये शिक खत्म हुई है, शिक के बारे में भी कोई बात की गई है, या ये मामला पार्लियामेंट पे छोड़ा गया है कि कौन अहल होगा कौन नाअहल होगा? अभी तो सिर्फ मुद्दत की बात हुई है कि ताहयात नहीं होगी, तो फिर कितनी होगी, इसके लिए एक्ट को मान लिया गया है? जी, जो कानून बना है उसको क्योंकि छेड़ा नहीं गया, तो अब जो उसके नीचे डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो उतनी ही कंसीडर की जाएगी जो इलेक्शन एक्ट के नीचे सेक्शन 232 की अमेंडमेंट के नीचे प्रोवाइडेड है। अब वही वाली कंसीडर की जाएगी। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज आप सोचें, ये तो अभी
देखिए लाइफ टाइम वाली तो जो चीज है और फिर उसके साथ 5 इयर्स वाला, ये तो एक एनॉमली थी, हम लोग डिस्कस अक्सर करते रहे कि ये नहीं होनी चाहिए, इस पे लाइफ टाइम इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू जो आपसे ऑफेंस कमिट हो जाता है या मिस डिक्लेरेशन आप कमिट कर देते हो। लेकिन इसमें जो आप चीज मिस कर गई है वो मेन चीज मेरे ख्याल से काफी लोगों के नजर से गई नहीं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर रही है कि जो 62(1)(f है, इसके नीचे किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप लाइफ टाइम को तो छोड़ें, 5 इयर्स को छोड़ें, 62(1)(f की जो इफादियत है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है या उसकी एग्जीक्यूशन है या एप्लीकेबिलिटी है, वो ही नलिफाई हो गई है। सो इसका मतलब ये है कि अब नॉमिनेशन पेपर्स पे अगर आप फॉर इंस्टेंस मिस डिक्लेरेशन कर देते हैं तो आप 62(1)(f के नीचे डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना 62(1)(f में कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि इसमें अब ये डिफाइन नहीं है कौन सी कोर्ट। तो जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा कि ये कौन सी कोर्ट है, तब तक ये 62(1)(f के नीचे कोई भी कोर्ट डिक्लेरेशन पास नहीं कर सकती कि ये सादिक और अमीन नहीं है। देखिए वर्ड सादिक एंड अमीन यूज हुआ है, वैसे अगर सादिक एंड अमीन वर्ड आप यूज ना करें तो इस प्रोविजन को इस हद तक जरूर होना चाहिए। लेकिन ये किक इन कब करती है, जब आप फॉर इंस्टेंस एक नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराते हैं, उसके साथ एफिडेविट देते हैं, आप कहते हैं कि जो इसमें मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी करेक्ट है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस आप अपनी कोई प्रॉपर्टी इसमें डिक्लेयर नहीं करते, और खासकर वो प्रॉपर्टी जो आपने इलीगल मीन्स से ली हो प्रॉपर्टी, फॉर इंस्टेंस कोई आपने करप्शन के पैसों से ली हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कोई, अगर आप नहीं करें और आप उसको छुपा लें फॉर इंस्टेंस, और तो वो बाद में पता चले ये आपकी है और आपने एफिडेविट में झूठ बोला है, तो आप इसका आपको रेपरकशन फेस नहीं कर सकते इस जजमेंट आने के बाद। इसका मतलब है आइन में तो शिक मौजूद रहेगी जब तक अमेंडमेंट नहीं की जाती पार्लियामेंट की तरफ से, लेकिन ये गैर फाल रहेगी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की वजह से, ये कह रहे हैं आप अबू सर? आइन की जो 62(1)(f है, हाँ। ये समझे इसके स्टॉप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट, टूथलेस कर दिया इसको, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग वो कहते हैं नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती खुद ब खुद जब तक इसके लिए कोई ना कानून नया ना बने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी वजह से मेरे ख्याल से याया फरीदी साहब ने इससे डिसएग्री किया है उस जजमेंट से। तो मुझे इसमें वैसे तो ठीक है, जो लाइफ टाइम वाली चीज है मेरे ख्याल से उसको सेटल करने की जरूरत है, लेकिन जहां तक 62(1)(f को पूरी तरह आप खत्म कर दें, वर्ड सादिक एंड अमीन यूज ना करें, बिल्कुल आई डोंट एग्री कि कौन सादिक एंड अमीन कौन होता है प्रॉफिट के अलावा, ये फजूल सा एक इन्होंने लफ्ज लिखा हुआ है, ज़ियाउल हक साहब का तोहफा मिला था हमें, लेकिन इस शिक को खत्म करना है, इसको बेहतर कर सकते हैं आप कि आप मिस डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छुपा सकते। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक ऑफिस के लिए आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इस वजह से मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल इसकी इफादियत खत्म कर देना, आई डोंट एग्री विद दैट इंटरप्रिटेशन। ये नईर साहब, इसकी अगर आप मजीद वजाहत करें, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोर्स करेक्शन है, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम करना है, अपने फैसलों की इस्लाह है, पसपाई है, क्या है इसका? सबसे अहम पहलू ये है कि आईन पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं थी जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया हो कि इस किरदार के या इस फेल के मुर्तकिब शख्स को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का शिकार होना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही तशरीह ईजाद की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना व्यू चेंज किया है। समीउल्लाह केस को ओवर रूल किया गया है, जो मौजूदा 232 इलेक्शंस एक्ट में 5 इयर्स मैक्सिमम पेनल्टी दी गई है, उसकी वैलिडिटी को एग्जामिन नहीं किया गया। पार्लियामेंट जब भी चाहे मतलूबा अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम कर सकती है, और ये जो आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद वाज़े की थी या ले डाउन की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसे दुरुस्त किया गया है। तो एक अंग्रेज़ी का फ़िक्रा है, reversion to correctness is always better than retention of an error. It was an errorful judgment, unnatural थी, principles of natural justice के ख़िलाफ़ थी कि नेक्स्ट प्रोविजन में तमाम जुराइम के बाद जितनी भी सज़ाएँ थीं वो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को 2 से 5 साल तक महदूद रखती थी, और इस प्रोविजन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद तय कर दिया कि जो शख्स इस शिक की जद में आएगा वो ताहियात नहल हो जाएगा।
आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे दुरुस्त कर दिया है। आइंदा पार्लियामेंट जब भी चाहे मतलूबा अक्सरियत के साथ इस आइन में मज़ीद दुरुस्तगी ला सकती है, उसे आम लोगों के फ़हम के मुताबिक, आम लोगों के इदराक के मुताबिक ला सकती है। और इस प्रोविजन में जो कन्फ्यूजन था, और सुप्रीम कोर्ट भी कहती रही कि इसमें कई चीज़ें गैर वाज़े हैं कि कौन तय करेगा कि कौन अच्छे किरदार का मालिक है, कौन तय करेगा कि कौन सादिक है, कौन तय करेगा कौन अमीन है, और फिर उसकी सज़ा इस कदर जबकि आइन में वाज़े तौर पे ना दी गई हो, अज खुद एक प्रेसिडेंट लॉ के ज़रिए इतनी कड़ी सज़ा, और बाद में अपने ही फैसले में सुप्रीम कोर्ट इसे ड्रैकोनियन लॉ भी कह चुकी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है, और मैंने लास्ट और ये आपके ख्याल में कितना अरसा बरकरार रहेगा? कहा था कि ये टाइम नैयर साहब, जैसे पहले फैसले आपने देखा वक्त के साथ साथ, अब इसको, इस प्रोसेस को दूसरी नजर से देखा जाए तो एवोल्यूशन भी कहा जा सकता है। हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, कोई स्टैटिक, कुछ भी स्टैटिक नहीं होता। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी के पेश नजर क्या है कि वो कह रहे हैं कि समीला बलोच फैसला जो है वो दुरुस्त था, और ये जो नहली है ये फैसला रहने तक है, जब तक फैसला रहता है। उनकी अपनी राय है, लेकिन उस राय का कोई आईनी या कानूनी असर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6-1 के साथ ये फैसला आया है, और ये एक बेहतर फैसला है जो इंसाफ के हर मेयार के मुताबिक है। जो पहले फैसले थे वो बुनियादी इंसानी हुकूक के भी मुतसादिम थे, ठीक है, और नेचुरल जस्टिस के जितने भी असूल हैं उनसे भी मुतसादिम थे। कोई भी ऐसा फैसला जो बुनियादी इंसानी हुकूक या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से मुतसादिम हो, हारमोनियस ना हो, ऐसी कंस्ट्रक्शन या ऐसी तशरीह को सुप्रीम कोर्ट ने जितनी जल्दी दुरुस्त कर लिया ये बेहतर है। और उम्मीद की जा सकती है कि अब कोई ऐसी तशरीह नहीं आएगी जितनी जल्दी दुरुस्त कर लिया बेहतर है। लेकिन इसमें काफी साल ज़ाया भी हो गए, और इसको मुस्लिम लीग नून ने किसी और नजर से देखा और भुगता। तो आपके ख्याल में इंतखाब से कबल इसका फैसला करने से, इसीलिए तो शक की निगाह से देखा जा रहा है ना कि इस छोटी विंडो में आप जल्दी में वो फैसले कर रहे हैं। आपको इब्तिदा में ही उसकी करेक्शन कर लेनी चाहिए थी, या करना ही नहीं चाहिए था ऐसा। चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी जमातें आप सब भी खैर मकदम ही कर रहे हैं ज़ाहिर है राना साहब, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके ख्याल में क्या रद्द-ए-अमल होगा आज के इस फैसले पर? किसी को महरूम रखने से बेहतर है उसे हक दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक। देखिए, सिंपल सी बात है, फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक है। जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हुई थी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादती हुई थी, और जहांगीर तरीन साहब को तो उनके अपने जो थे उन्होंने सिंगल आउट करके उनको कॉर्नर किया था ताकि वो किसी रन में ना हो। और अपने मतलब किसने, उनके अपने लोगों ने, अच्छा, पीटीआई के जो उनके साथी थे जहांगीर तरीन साहब के, कुरैशी साहब नहीं, अब ये इसमें एक बंदा थोड़ी था, उसमें तो कई लोग थे जिन्होंने पूरा कॉर्नर किया जहांगीर तरीन को, बिल्कुल साइडलाइन किया ताकि जहांगीर तरीन किसी भी रन में ना आ सके। तो वो तो एक साजिश थी। इसी तरह अलीम खान के साथ भी यही हुआ था ताकि अलीम खान जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ना बन सके, उसकी रन में ना आ सके। और नवाज शरीफ साहब तो देखिए अपनी बेटी को लेके वापस आ गए थे, मरियम को लेके जेल काट दी, जेल काट के चले गए। मतलब उनके साथ भी ज्यादती थी, वो सारी चीजें देख ले, उनको सामने रखे। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ हो, जहांगीर तरीन हो, अलीम, जितने लोग इससे बेनिफिशरी हैं इस फैसले से, उन सबके जो उनके साथ जो ज्यादती होती रही पिछले कई बानी पीटीआई भी बेनिफिशरी हो सकते हैं मुस्तकबिल करीब में। कौन हो सकते हैं? सॉरी, बानी पीटीआई। देखिए, एक फैसला आ गया है, अब उसको अब जब असेंबली जब इंटैक्ट होगी, जब मार्ज वजूद में आएगी, वो क्या करते क्या नहीं करते, बट एज ऑफ नाउ कल को उनको भी रिलीफ मिल सकता है किसी न किसी तरीके से, इमरान खान को भी मिल सकता है रिलीफ, क्यों नहीं मिल सकता। तो इट्स बेसिकली जो गलत हुए थे फैसले, जो गलत उन्होंने हीट फेस की, नवाज शरीफ ने की, जहांगीर तरीन ने की, उनको आज रिलीफ मिल गया है। उनके खिलाफ जो चीजें थी उनको आज रिलीफ मिल गया है। इसमें मेरे ख्याल में उन्होंने सफर किया। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अगर ये फैसले उस वक्त ना आए होते, तायाद नाइली वाले, तो आज सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो भी डिफरेंट होता। आज पॉलिटिकल सिनेरियो भी बहुत मुख्तलिफ होता आज। और आज जो प्रॉब्लम जो हीट फेस करनी पड़ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, मेरे ख्याल में वो पूरे 5 साल में किसी हद तक डाइल्यूट हो चुकी होती। और वो नहीं हुआ। लेकिन देन अगेन, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें कई पॉलिटिशियंस ने, कई लोगों ने सफर किया। और मैं तो यही कहूंगा कि उनको एज मिला है, आज रिलीफ मिला है।
और जो कि ड्यू था, बड़ा अर्सा पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिल गया उनको। हाँ, लेकिन उस दौरान जितना उन्होंने सफर किया, आपके ख्याल में ये फैसला जो है वो दावा और अजाला कर रहा है? किसी हद तक कर रहा है, क्योंकि अभी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इन सब के लिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का डिफरेंट होता आज अगर ताहयात नाअहलियां ना होती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे डिफरेंट होता हाँ, पॉलिटिकल सिनेरियो। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ हालात होते, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी बड़ा अहम है जानना। जो हो रहा है उसका तो हमें पता है। मुझे अदनान आदिल साहब, आपके नुक्ता नज़र से जानना है कि तारीख में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखा जाएगा, और क्या और भी फैसले रिव्यू हो सकेंगे इस फैसले के बाद? देखें, एक मिसाल तो कायम हो गई है। अब ये तो लगता है कि कोई भी बात जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो फाइनल नहीं है, हतमी नहीं है। वो जब चाहे अपने किसी माजी के फ़ैसले को रिव्यू कर सकती है, उसको वापस ले सकती है। इससे तो यही तासुर उभरता है आवाम में, तो यही मैसेज जाता है कि जब एक सेट होता है जजेस का, तो वो कुछ उसके नज़रियाती तौर पे इतनी मुनक़सिम है सुप्रीम कोर्ट कि जजेस का एक ग्रुप होता है तो वो आइन को किसी और तरह से इंटरप्रेट करता है, उसकी तशरीह मुख्तलिफ़ तरीके से करता है। दूसरा ग्रुप आता है तो और तरीके से करता है। और हैरान कुन बात है, यह इत्तफ़ाक़ की बात है कि हुकूमती ढांचा, सरकारी मशीनरी और आला अदलिया जो हैं वो अमूमन हम आहंग होते हैं, एक पेज पे होते हैं। पहले रुख जो था वो तोपों का नवाज शरीफ की तरफ था, तो सारे फ़ैसले नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आ रहे थे। अब जो है उनके हक़ में है तो सारे फ़ैसले उनके हक़ में आ रहे हैं। ये एक इत्तफ़ाक़ की बात है, लेकिन ये इत्तफ़ाक़ात पाकिस्तान में अक्सर होते हैं। आला अदलिया और हुकूमती ढांचा जो है वो एक ही पेज पे रहता है। बहरहाल नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म तो नहीं हुई, रिवर्स तो नहीं हुई, महदूद ही हो गई ना। 10 साल वो ताहयात की बजाय 5 साल हो गई, तो अच्छी बात है। एक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही है कि नवाज शरीफ जो है अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सियासी उसमें सरगर्म हो सकेंगे। और नवाज शरीफ जो हैं ख़ासे सख्त जान सियासतदान साबित हुए हैं। 3 बार उनको निकाला गया हुकूमत से और उनके बारे में पेशन गोइयाँ की गई कि अब ये ख़त्म उनका चैप्टर, लेकिन वो दोबारा बाउंस बैक कर जाते हैं। उन्हें मालूम है कि किस वक्त मुझे नीवा रहना है और किस वक्त जो है वो दोबारा से, और वो बड़ी यानी एक तवील अदालती कानूनी जद्दोजहद करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने बार बार ये साबित किया और जिला वतनी भी कई दफ़ा काटी, ख़ुद साख्ता जिला वतनी कह लें, या जैसे उन्होंने मुशर्रफ से माहदे के बाद सऊदी अरब चले गए थे। लेकिन ये जो इससे ये तो ज़ाहिर होता है कि वो एक फॉर्मिडेबल करैक्टर हैं पाकिस्तानी सियासत का। तो अब एक बात तो अवाम के जहनों में अलबत्ता ये रहेगी कि हमारी आला अदलिया जो है वो कलाबाजियाँ बहुत खाती है। अभी वो एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल एक सियासतदान के पीछे लग पड़ती है और उसको बिल्कुल तुन के रख देती है, और कभी वक्त आता है उसके लिए बिल्कुल मेहरबान हो जाती है और दूसरे सियासतदान को तुन के रख देती है। लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंट रहती है तो इससे सिविलियन सियासतदानों को फ़ायदा होगा कि उनके ऊपर जो तलवार थी ताहयात नहली की, ये ख़त्म हो गई, अब 5 साल। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि नैब कानून के तहत जो सज़ा 5 साल तक महदूद हुई थी उसे दोबारा 10 साल कर दिया गया। ये भी बड़ा कानूनी को अगर या बानी पीटीआई को अगर सज़ा होती है किसी केस में नैब के, तो उनकी नाअहली 10 साल होगी जी। तो क्या इसको भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी? क्या इस फैसले का असर उस पर भी होगा? ये तो बाद में मेरा ख्याल है इसमें भी कानूनी वो होगी। लेकिन परवेज़ इलाही के जो कागजात मुस्तरद हुए हैं डिक्लेरेशन के मामले में, अब जैसे कि अबूज़र कह रहे हैं कि ये तो पूरी आईनी शिक जो है इनफेक्टिव हो गई है, अब इसका इतलाक नहीं हो सकता। तो क्या फिर इसका इतलाक जो है इस बात का परवेज़ इलाही के उस पर भी होगा कि उन्होंने कहा गया है कि उन्होंने कुछ अपने असासे जो हैं डिक्लेयर नहीं किए? सुने ना अबूज़र ने, हाँ अबूज़र वो पहले क्वेश्चन को भी एड्रेस करना चाहते हो, इसको भी जी अबूज़र। बिल्कुल, ये शिक का इतलाक जो है जिस दिन से ये शिक आई है उस दिन से होगा। दैट मीन्स कि सारे पास्ट जो कितने केसेस है उस पर भी अप्लाई होगा इसका। और दूसरी बात, वो मैं अदनान साहब कह रहे थे हमारे सिविलियन जो सियासतदान हैं, तो मैंने उनका कहा सिविलियन के अलावा और कौन से सियासतदान होते हैं? मैं उनसे सवाल नहीं, कोई वहां से भी होके आते हैं। अच्छा, मुझे ये बता, वो कंप्लीट प्योर सिविलियन भी नहीं होते जो सियासतदान होते हैं। अच्छा, ये मुझे एक और नुक्ता आपसे जानना है, लेकिन वापस आते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। ब्रेक में हमने अनीक नाजी साहब का एक और शेर सुना। ये मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर, तो शायद नून लीग पर सादिक आता है कि अब उनके रास्ते की रुकावट दूर हुई, बकौल आपके भी और इरफान सिद्दीकी साहब के भी।
वो अब अखाड़े में उतरेंगे, जलसे करेंगे। उससे पहले मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर भी पेश करने जा रही है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब इसे किसी और एंगल से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इसलिए बाहर नहीं आ रही, शायद उसे कहा गया हो कि इलेक्शन नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी को ना दाल में कुछ काला काला लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा काला काला हमें भी लगना शुरू हुआ। आपने देखा, पहले पत्थर पे लकीर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने साथ देने का, ताउन करने का जब ऐलान किया ना, तो ऐसे लगा कि 100% 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। ये पिछले 2-3 दिन में ना जरा काया यूं पलटी है कि एकदम सेनेट में एक करारदाद खुफिया तरीके से आती है, फिर मौलाना फजलुर रहमान उसे इंडोर्स कर देते हैं, फिर उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा आता है। बेशक अदालत की वजह से ही आया, उन्होंने कहा ज़्यादा इस पर भाव देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। कोई अब इसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। देखिए, एक रेजिस्टेंस तो है ना, एक रेजिस्टेंस का पूरा एक नेटवर्क है, वो रेजिस्ट कर रहा है। आपके इल्म में है कि वो तज्जिया निगार जो यानी ये कहते रहे कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएगा, वो उसके बाद उससे ज़्यादा वलवले से मज़ीद झूठ बोलते हैं। यानी कुछ दिन पहले उन्होंने यानी ये कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, जब वो आ गया बजाय शर्मिंदगी के मज़ीद झूठ बोलना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ता हयात नाअहली का नहीं होगा, अब वो फिर झूठ बोलेंगे। अब एक और झूठ नया आया है कि 15 जनवरी के हवाले से ऑलरेडी दावा शुरू हो चुका है कि एक वो बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर होंगे जी। और ये इस तरह के दावे ये हवाओं में करने वाले बुनियादी तौर असल में जमानत हो चुकी है ना साइफर में, तो वो आ सकते हैं बाहर, नहीं? वेल देखें बात यह है कि हमारी तारीख जरा मुख्तलिफ है ना, तो मैं गुजारिश मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये कहने से गुरेज कर, इस तरह के दावे किसी का भी नाम लेकर ये कह देना कि यानी तकदीरें लिखने का, अभी ये तकदीर किसी की लिखना ये अल्लाह ने इंसान के हाथ में नहीं दिया। इस तरह के दावे करने से गुरेज करना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो क्लैरिटी अब, लेकिन ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, मैं इस पर ज़रूर आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये जाली तज्जिए, ये झूठी खबरें, ये अफवाहें, इनके ऊपर ये सोशल मीडिया हो, रेगुलर मीडिया हो, इनके ऊपर एक कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ अगर नहीं आएगा तो ये आगे भी स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। ये आगे भी यानी स्टेबिलिटी का बहुत बराह रास्त ताल्लुक होता है मईशत के साथ भी और एक जनरल एनवायरनमेंट के साथ भी। तो ये मुस्तकिल झूठ जब तक इनके ऊपर कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी, ये हमारा ये मुसीबत हमारे साथ ये पड़ती रहेगी। एक और बात भी मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये अमेरिका से लेके यानी भारत है, यूरोप है, ये वहां भी प्रॉब्लम आई खड़ी है कि झूठ और फेक न्यूज। तो इसका वो अपने तौर पे इलाज ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना है, कोई ना कोई रास्ता निकालना है। लेकिन उसका सबसे जो एक यानी सामने का वाज़े रास्ता, कवानीन मौजूद है, पैमरा मौजूद है। तो इस तरह के दावे, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की झूठी अफवाहें, पैनिक फैलाना, ये लोगों का भी फर्ज है, मेरा आपका भी फर्ज है कि हम ऐसे लोगों से होशियार रहें। और ये कानून की जो जिनका काम है, जो इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि वो देखें ना, वो कुछ लोग हैं जो पैमरा में तनख्वाह लेते हैं इस बात की, ये उनका फर्ज है कि वो झूठ लोगों तक ना पहुंचने दें। उसके बावजूद अगर झूठी अफवाहें लोगों तक पहुंचती हैं तो सवाल पैदा होता है ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं जो उस काम की तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अफवाहों पर यकीन करने और ना करने के लिए अवाम के शऊर को भी उतना ही बुलंद होना चाहिए। ये भी एक साइंस है। जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अवाम को उतना ही शऊर भी होना चाहिए कि वो खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि किस खबर पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी तस्दीक करें और फिर आगे बात बढ़े। मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे अर्ज करूंगा कि ऐसा नहीं होता। देखिए, एक होती है स्पेशलाइज्ड फील्ड, मिसाल के तौर पर वकालत है, मिसाल के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है। अब उसको लेकर अगर एक एक्सपर्ट उसको बातों को घुमा सकता है, आम आदमी का ये काम नहीं है। आम आदमी उस तरह प्रोफेशनल पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म नहीं होता। एक आदमी जो अपने कारोबार में फंसा है, कोई भी नौकरी करता है, मिसाल के तौर पे किसी बैंक में, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आइन निकाल के पढ़ता रहे या पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ता दीज आर द निटी-ग्रिटीज। हाँ, इस पे करेंगे हम ज़रूर बात कि ये साइंस क्या होती है, माजी में इसके हवाले से कितनी बहस होती रही। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है अबू ज़र, ATC में बानी PTI की तलबी, फिर एक कैबिनेट कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करेगी। एक तरफ ऑलरेडी ट्रायल चल रहे हों तो इस तरह से एक कमेटी का तश्कील दिया जाना, इसकी क्या अहमियत है, कानूनी एतबार से क्या हैसियत है उसके फैसलों की? देखिए, मुझे इसका नहीं पता ये कोई इन्होंने कमेटी बनाई है। जहां तक मुझे याद है कि यहाँ पे तो वो एक JIT बनी थी, वो इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है। और उसके अलावा जहां तक मुझे याद है, यहाँ पे जो उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन के, वो लोग भी अपना वो सारा उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये अब उन्होंने क्यों बनाई है, क्या मकसद है उसका अगर नोटिफिकेशन आप शेयर कर दें तो आई विल हैव एन आइडिया कि वो क्या डिटरमिन करना चाह रहे हैं।
क्या उसमें उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिली? ये कुछ नैयर साहब ये चले नैयर साहब से इस बारे में जानेंगे। आपके ख्याल में ये जो करारदाद आई है सेनेट में, कहा तो जा रहा है इसकी कोई हैसियत नहीं है, अलामती है, जैसे वो भी 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में, क्या इसका नोटिस इलेक्शन कमीशन ले सकता है? इजलास तो तलब कर लिया, क्या कहेगा इलेक्शन कमीशन इस पर? सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है? देखिए मेरी बात सुने, ये लोगों ने मजाक बना लिया इलेक्शन को कि जी इलेक्शन को डिले कराना है। ये मुझे नहीं समझ आ रही है कहाँ से ताने बाने मिल रहे हैं, ये यहाँ कहाँ से बातें चल रही हैं। वो लोग सारे इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं जो लोग अवाम में पॉपुलर नहीं है। ये मौलाना फजल रहमान का भी स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी जरदारी साहब कहते हैं जी 10 दिन आगे हो जाए तो खैर है, कुछ नहीं होता। फिर सेनेट की एकदम एक छुपी छुपी किस्म की दरख्वास्त आ जाती है, रेजोल्यूशन पास कर देते हैं सेनेट के, ये एक इलेक्शन डिले होने चाहिए। भाई क्यों डिले होने चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि ये अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट्स आपको पूरी जिंदगी रूल करते रहें? इनको कोई अकाउंटेबल तो है नहीं, ये अकाउंटेबल तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है। और जो रेजोल्यूशन है इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता, लीगल इफेक्ट नहीं होता। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, दैट इट इज। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वैसे मैं कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर स्टेटमेंट्स, क्योंकि उन्होंने खुद कहा हुआ है और पहले वो एक कंटेम्प्ट इशू कर चुके हैं एक पिटीशन फाइल करने पे, जो ये इसलिए कही गई थी कि आरओज जो हैं वो जुडिशियल होने चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो कह रहे हैं इलेक्शन डिले करना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सुप्रीम कोर्ट को इन सारों को कंटेम्प्ट के नोटिस देने चाहिए कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये काकड़ साहब भी हमारी किस्मत में है और मोहसिन नकवी साहब भी हमारी किस्मत में, कि यही बैठे रहेंगे, किसी को जवाब दे नहीं है। भाई हमारी मंशा के मुताबिक हुकूमत हो, जिसको हमने वोट वो हमारे फैसले करेगी। अनइलेक्टेड नहीं करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट, इस तरह बैठी रहे और बिल्कुल मुल्क का तमाशा लगा रहे, ना आइन होगा, ना रूल ऑफ लॉ होगा, ना जमहूरियत। हाँ, ये सेनेटर दिलावर खान साहब तो कह रहे हैं, उन्होंने किसी के इशारे पर नहीं किया, लेकिन जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए करारदाद जमा करा दी। मुझे आपसे नहीं साहब ये जानना है, इस साल 2024 में ना दुनिया के 60 से ज़्यादा ममालिक में इंतखाबात होने जा रहे हैं। भूटान में देख लें आप, उधर बांग्लादेश के नताइज देख लें, उनको हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने वेलकम भी किया है, शेख हसीना वाजिद के इंतखाब को। मुझे आपसे जानना है, पाकिस्तान में क्यों ऐसा अफरा तफरी का माहौल और सर्कस बना हुआ इंतखाबात को लेकर? हालात तो बांग्लादेश में भी ठीक नहीं। जिन हालात में इलेक्शन हुए हैं उन्हें हमारे ही वज़ीर आज़म वेलकम कर सकते थे, जिस अंदाज में जिस सतह पर वो हुए हैं। ऐसे इलेक्शन खुदा ना करे कि पाकिस्तान में भी हों। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हों। क्या मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को इग्नोर किया जा सकता है? मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात कसीरुल जहती हैं। एक तो जो बज़ाहिर हालात हैं केपी के मखसूस इलाकों में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि JUI कैंपेन करे खुल के। ठीक है। दूसरी बात है कि मौलाना शायद मतलूबा नताइज से बहुत दूर ख़ुद को महसूस कर रहे हैं। केपी प्रोविंस में भी वो सीट्स निकालते नज़र नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल नज़र आ रही है कि कुछ हल्के बलूचिस्तान को PPP और PMLN में और कुछ सरदारों में तकसीम करना चाहते हैं। उनमें JUI का शेयर नहीं बन रहा। बलूचिस्तान की 16 सीट्स में भी मुश्किल पेश आ रही है। मौलाना ख़ुद तशरीफ़ ले गए हैं, पहले कतर चले गए थे, उस दौरे को भी ज़रा मफल किया गया। अब वो बाहर तो यही कहा गया है कि उधर से दावत आई है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी हो सकता है कि दावत मंगवाई गई है, लेकिन मौलाना ना तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे गए हैं, ना ही पाकिस्तान के लिए कोई मुफादा तलाश करने गए हैं। उनके अपने सूबा सरहद के पहले से मौजूद इजला और न्यूली मर्ज इजरा में उनकी पॉलिटिक्स के लिए मसाइल हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनके साथियों की ज़िंदगी को ख़तरात हैं। वो चाहते हैं कि TTP न्यूट्रलाइज हो जाए और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में अफ़गान गवर्नमेंट उनकी मदद करे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अपने तौर पे बात कर रही होगी, हमें तो ख़बर नहीं, लेकिन मौलाना के पास किसी का मैंडेट नहीं है। मौलाना गालिबन आज खुद अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता निकला है मजीद। हाँ, नहीं, वक्त बहुत हमारे पास कम है। मैं कह रही हूँ राना साहब से इस पर मुस्तनद खबर ले लें। खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म से भी हो चुकी है उनकी मुलाकात और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का वो इरादा नहीं रखते। मौलाना साहब से मुलाकात में उन्होंने कहा है। राना साहब, मौलाना साहब अपने लिए अपने ओन पर गए हैं इस दौरे पर, या रियासत पाकिस्तान का भी उन्हें मैंडेट हासिल है? मेरा नहीं ख्याल रियासत पाकिस्तान को उन्हें मैंडेट हासिल है जी। वो अपने पर्सनल उसमें दौरे पे गए हैं और उन्होंने अपना जो वेट है वहाँ पे असर्ट किया है, और इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एंड दिस इज वन थिंग वन शुड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग। बट उन्हें प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा मिला है
उन्हें उनके लिए बड़ी हिफाजत की, उनकी इज्जत बहुत की गई मौलाना फजलुर रहमान साहब की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बात कर रहे थे आप लोग दिलावर साहब की, दिलावर खान साहब की, सेनेटर दिलावर की। सेनेटर दिलावर मेरे शो में मौजूद थे अभी, और वो नोइंग द पर्सन पर्सनली आई वुड से कि ठीक है, एक चीज जरा जहन में रखें, दिलावर खान साहब जो है बड़े एक नफीस आदमी है, वो स्ट्रेट आदमी है, उनको ऐसा प्रेशर पे आने वाली चीज नहीं है वो वैसे। लेकिन उनकी दोस्ती जरूर है, संजरानी साहब से भी दोस्ती है, सेनेटर कादर से भी दोस्ती है, तो वो उनकी दोस्तियां बिल्कुल है वहां पे। और संजरानी साहब, उनको आपने देखा होगा जब दिलावर साहब ने वहां पे सेनेट में अपनी वहां करारदाद भी पेश की, तो संजरानी साहब उनको करेक्ट भी करते रहे और उनको डेट भी करेक्ट करवाते रहे और सब कुछ करते रहे। बहरहाल लेकिन द पॉइंट इज कि संजरानी साहब को क्या हुआ था, उन्हें नहीं नजर आ रहा था कि यहाँ पे बंदे नहीं है सेनेट के अंदर, और नहीं नजर आ रहा था कि यहाँ पे जनाब इस वक्त करारदाद नहीं लानी चाहिए। अच्छा। उनको क्यों उन्होंने ये सारी चीजें की, मतलब संजरानी साहब के क्या मोटिव्स थे? संजरानी साहब ने उस चीज को, सारी चीज को उसको बजाय इसके नालन वाइड करवाते, आपने संजरानी साहब ने तो हर चीज को उस पर मोहर लगा दी। व्हाई? What was संजरानी साहब up to? अच्छा, कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की उन्होंने, जो बाद में मुखालिफत करते रहे बड़ी पार्टीज, उन्होंने कोरम का क्यों नहीं बताया? Exactly, अगर कोरम का बता देते तो देखें, अगर कोरम का बता देते तो वहां पे सारी चीजें नल एंड वाइड हो जाती, लेकिन कोरम भी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। चले, इस पर हैरत अंगेज है कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इस पर अभी तक उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। बेशक उनकी जमात ने कंडेम किया है, लेकिन देखना यह है कि अब इस करारदाद पर क्या बनता है और इसका क्या इस्तेमाल, ये किस हद तक इस्तेमाल हो सकती है इंतखाबात के सिलसिले में। अच्छा, जो अदनान आदिल साहब, पिछले हफ्ते आप ही ने बताया था, आर्टिकल भी आपने हमें दिखाया, फिर हमने उस पर बात भी की। अब बहस यहाँ पर कन्विक्टेड की चल रही है कि कौन कन्विक्टेड जो है उसका छप सकता है जरीदे में, उसका कॉलम, या नहीं छप सकता। फिर किताब किस किस ने लिखी, ये ट्विटर पर एक बड़ी बहस चलती रही। लेकिन उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि आने वाले दिनों में कुछ एक इंटरव्यू भी सामने आ सकता है, कोई खिताब भी सामने आ सकता है जो रिकॉर्ड करवा लिया गया है या किया जाएगा, या कुछ ऐसा ही। जी, आज बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत हुई है। उसमें उन्होंने ओन किया है कि वो आर्टिकल मेरा है जो इकोनॉमिस्ट में छपा है, और मैंने डिक्टेशन दी थी। जाहिर है कि उन्होंने पॉइंट्स बताए होंगे, उन्हें एलैबोरेट कर लिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मेरा इंटरव्यू भी आएगा। वो भी इसी तरह हो सकता है कि उन्होंने पॉइंट्स बता दिए हों, उन पॉइंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनके इंटरव्यू में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो अब दुनिया जो है वो आगे, बहुत आगे चली गई है, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन और उससे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वैसे तो जब ये सब कुछ नहीं था तब भी यूसुफ रज़ा गिलानी ने किताब लिख दी थी, जावेद हाशमी ने लिख दी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिख दी थी, और इस तरह की बहुत दुनिया में मिसालें हैं। और कुछ क़वानीन भी हैं जो इजाज़त देते हैं कि इंटरव्यू किया जा सकता है और ये सब कुछ। तो इस पे इतना वो एक बड़े लीडर हैं और बेशक वो मुकदमा का मामला है ना, तमाम बहस की जा सकती है, ये वक्त तलब मामला हैं। करते रहेंगे बात अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।